नमस्कार छात्रों, आज हम इकाई 2 में से पाठ क्रमांक 9 जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं यह गद्य पाठ देखने वाले हैं। लेखक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। लेखन विधा साक्षात्कार। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक है। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार है। उनकी प्रमुख कृतियां फिर भी कुछ रह जाएगा, कविता संग्रह, अज्ञेय पत्रावली निबंध, अंतहीन आकाश यात्रा, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय वन यात्रा संस्मरण, अस्थि और भौति आत्मकथा, बातचीत, साक्षात्कार संग्रह आदि यह उनकी प्रमुख कृतियां हैं। इस साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद त्रिवेदी ने हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक अमृतलाल नागर जी की मुलाकात ली है। अमृतलाल नागर जी को हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने पद्म भूषण देकर सम्मानित किया है। निबंध, संस्मरण, व्यंग, बाल साहित्य, अनुवाद, संपादन, कहानी, उपन्यास, इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अमृतलाल नागर जी की भाषा शैली जो है वह है भावात्मक, वर्णनात्मक और चित्रात्मक शैली का उन्होंने उपयोग किया है। और ऐसे हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक अमृतलाल नागर जी से विश्वनाथ प्रसाद जी ने बातचीत की है, उनकी मुलाकात ली है, उनका साक्षात्कार किया है। और इस साक्षात्कार में अमृतलाल नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया है। उन्होंने पहला सवाल नागर जी को पूछा था, तिवारी जी, नागर जी, मैं आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? यानी उन्होंने, तिवारी जी ने ये सवाल पूछा है नागर जी को कि आपके लेखन के आरंभ काल की ओर मैं आपको ले जा रहा हूं। जिस समय आपने लेखन कार्य शुरू किया, कथाओं, उपन्यासों, यह लिखने के लिए शुरुआत की, तो उस वक्त साहित्यिक माहौल किस प्रकार का था? माहौल यानी वातावरण किस प्रकार का साहित्यिक माहौल था, वातावरण किस प्रकार का था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? यानी जब किसी की शुरुआत हम करते हैं, चाहे वो अध्ययन की हो, चाहे कोई भी आदमी जब बड़ा बन जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक आदर्श होता है, उस समय का माहौल होता है, यानी वातावरण वहाँ होता है। और तभी मनुष्य क्या करता है? लेखन कार्य शुरू करता है, कविता लिखता है, उपन्यास लिखता है, साहित्य क्षेत्र में आ जाता है। ये सब बातें होती रहती है।
और उसके लिए हमारे सामने कोई ना कोई आदर्श होना आवश्यक होता है। उसी प्रकार तिवारी जी ने पूछा उनको कि आपके सामने ऐसा कौन सा आदर्श था कि आपने लेखन कार्य आरंभ किया। नागर जी क्या कहते हैं, देखिए नागर जी ने जवाब दिया, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेह जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद जी का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बकीम के उपन्यास पढ़े, शरद चंद्र को बाद में। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बकीम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंदमठ, देवी चौधराई और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उस समय पढ़ा था। यानी लिखने से पहले उन्होंने क्या किया है, पढ़ने की शुरुआत की। उस वक्त के जो लेखक थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, कवि थे, उनकी किताबें, उन्होंने लिखी कविताएं, उन्होंने लिखी कहानियां, उन्होंने लिखी उपन्यास, वे उन्होंने पहले पढ़ना शुरू किया कि किस प्रकार उनकी लेखन शैली है, किस प्रकार वह लेखक लिखते हैं, इसके बारे में उन्होंने पहले जानकारी हासिल की। तो बच्चों, हमें यहाँ पर एक दिखाई देता है कि हमें भी अगर कोई लेखन कार्य करना है, कुछ विचार करना है, तो हमें सबसे पहले जो काम करना है उसके बारे में हमें क्या करना है, जानकारी हासिल सबसे पहले करनी है। और जब आप जानकारी हासिल करेंगे तो आपने आप अपना कार्य क्या होता है, सुकर हो जाता है। तो उन्होंने पहला लेखन कार्य करने से पहले उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। आरंभ में उन्होंने कवियों को ही अधिक पढ़ता था। यानी उस जमाने में जो कवि थे उन कवियों को की कविता वे अधिक पढ़ते थे। जैसे उन्होंने स्नेही जी, हिंदी साहित्य के लेखक है, कवि है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी कविताएं उन्होंने सबसे ज्यादा पढ़ा। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। यानी छापे का जो अक्षर है, उनका जो लेखन कार्य हो, उनका पहला मित्र था। उस वक्त उनके घर में 2 पत्रिकाएं आती थी। उनके पिताजी 2 पत्रिकाएं मंगाए करते थे, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद जी का साहित्य था और उस समय हमारे सामने हिंदी साहित्य के महान कहानीकार, महान साहित्यकार, महान उपन्यासकार प्रेमचंद जी का साहित्य उनके सामने था। कौशिक का था। आरंभ में, शुरुआत में उन्होंने बकीम के उपन्यास पढ़े, फिर उन्होंने शरद चंद्र को बाद में, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह, जिनका नाम है कहानी संग्रह देशी और विलायती, 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बकीम के उपन्यास 1903 में ही पढ़ा है। आनंदमठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। यानी उस काल के जमाने के जितने भी लेखक थे, जितने भी कवि थे, जितने भी साहित्यकार थे, जितने भी उपन्यासकार थे, इन सभी का उन्होंने क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है, उसका अभ्यास किया है। और इन आरंभ यानी लेखन के आरंभ काल जो उनका था, उस काल में, उसी जमाने में एक साहित्यकार का कालखंड था। उस काल में बहुत से ऐसे लेखक थे, कवि थे, वो लिखते थे और लोगों के सामने अपने विचार रखते थे। उनमें से उन्होंने जो नाम दिए, उन्हें स्नेह जी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है, उनके घर में आने वाली 2 पत्रिकाएं हैं, सरस्वती और गृहलक्ष्मी, प्रेमचंद, शरद चंद्र, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, बकीम, आनंदमठ, देवी चौधरानी, एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उस काल में
अमृतलाल नागर जी ने पढ़ा था। फिर उन्होंने सवाल पूछा, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श हैं जो आपने अभी नाम बताए हैं? अभी जो आपने नाम बताए हैं वह आपके आदर्श हैं? नहीं, कोई आदर्श नहीं। केवल आनंद था पढ़ने का। यानी इन लोगों की कविताएं हो, कहानी हो, उपन्यास हो, जो भी हो, वह मैंने पढ़ी और वह पढ़ने के बाद मुझे एक आनंद मिलता था। यानी किताबें पढ़ने के बाद जो आनंद मिलता है वो आनंद उस जमाने में उन्होंने लिया। लेखन कार्य में वे कहते हैं कि मेरा कोई आदर्श नहीं है। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928-1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से पहली कविता फूटी, कब लोग कहो लाठी खाए, इसे ही लेखन का आरंभ आप मानिए। यानी रूलेट कानून के खिलाफ लाला लजपत राय, साइमन गोबैक, साइमन परत जा, इस प्रकार की घोषणा उस जमाने में की गई थी। यानी अनेक प्रकार के कानून भारतीय लोगों के खिलाफ आते थे। उस वक्त के क्रांतिकारक जो थे वह क्रांतिकारक आने वाले कानून के खिलाफ लड़ते थे। उसी प्रकार साइमन गोबैक, इस प्रकार साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 और 1929 में जो अंग्रेजों के पुलिस ने इस लाठीचार्ज किया था, इस लाठीचार्ज पर उनके अनुभव से उनको पहली कविता उनके सामने आई, कब लोग कहो लाठी खाए। इस लेखन के कार्य से उन्होंने आरंभ कर दिया। यानी रूलेट जैसे कायदे आ जाते थे, कमीशन आ जाता था। अनेक अंग्रेजों के खिलाफ उस जमाना में क्रांतिकारक थे, महात्मा गांधी जी थे, लाला लजपत राय थे, बहुत से ऐसे लोग थे कि जिन्होंने इन कानूनों के खिलाफ लड़ते थे। और जब वो लड़ते थे तो उन पर लाठीचार्ज होता था, पुलिस उनको मारते थे। तो उसी वक्त उन्होंने एक अनुभव से उन्होंने पहली कविता उनके मुख से फूटी और उस कविता का नाम था कब लोग कहो लाठी खाए, इसी ही लेखन का आरंभ आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए। तिवारी जी कहते हैं, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं आए? नहीं, इस अंग्रेजों के खिलाफ जमाने में लोग लड़ते थे, क्रांतिकारक थे, बहुत से लोग थे, वे लड़ते थे, आप क्यों नहीं आए? इस प्रकार की बात वे कहते थे। नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। उनके जो पिताजी थे वो कौन थे? सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी, लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मनन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद रुदेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। यानी वे कहते हैं कि इस घटना के बाद मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे और इसीलिए मैं राजनीति में नहीं आया। लेकिन 1929 के बाद मेरी जो रुचि है, आवड़ जिसे आप कहते हैं, वो रुचि पढ़ने में और सामाजिक कार्यों में मैं करता रहा। इसलिए लेकिन मेरी पहली कहानी जो छपी वो 1933 में, कहानी का नाम था अपशकुन। तुम्हारे यानी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के बारे में कि तुम्हारे गोरखपुर के मनन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों और चंडी प्रसाद रुदेश थे जिनकी लेखन शैली ने उनको क्या कर लिया था, बहुत प्रभावित कर लिया था। क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? यानी उस काल के ज़माने में महात्मा गांधी जी के हाथ में स्वातंत्र लड़ा चल रहा था। अंग्रेजों को हटाने का प्रयास उस जमाने में किया गया था और उसी वक्त
महात्मा गांधी जी की जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव आप पर पड़ा? हाँ, वे कहते हाँ, निश्चित रूप से। पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका, वो रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। यानी पिताजी सरकारी कर्मचारी थे और इसलिए वे कहते थे कि तुम आंदोलनों में भाग मत लो, और आंदोलन में अगर भाग नहीं लेना तो कौन सा सामाजिक कार्य करना है। तो उन्होंने हाथ में लेख लिए और लेखन कार्य उस काल में उन्होंने शुरू कर दिया। आपने लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वो किससे प्रभावित है? यानी आपके लेखन कार्य में जो करुणा का भाव दिखाई देता है, दया का भाव दिखाई देता है गरीबों के प्रति, वो किससे प्रभावित है? वो तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वो किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। अमृतलाल नागर जी कहते हैं कि जो गरीबों के प्रति करुणा का, दया का जो भाव मेरे लेखन कार्य में जो दिखाई देता है, उसका कारण यह है कि मेरी पहली कहानी है, जिस कहानी का नाम उन्होंने लिखा है, कहानी का नाम है प्रायश्चित। इसका प्रमाण है कि हमारे घर में जो परिवार में जो संस्कार हुए, वो संस्कार यहाँ पर हमें दिखाई देते। वे कहते हैं कि मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था। कौन सा गुण था? तो वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंच जाते। कोई दुखी है तो उस वक्त वे उसका दुख और दर्द दूर करने का प्रयास उस काल में वे करते थे। इससे मैं बहुत प्रभावित किया। उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? यानी उस काल में विनायक दामोदर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारी भी, उन्होंने भी अपना आंदोलन छेड़ा था। उसे क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है। इस क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव आप पर पड़ा? उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तो उन्होंने वहां पर किया है कि उस वक्त काकोरी बम कांड हुआ था 1921 में। क्रांतिकारी का जो आंदोलन था वो आंदोलन तेज चल रहा था, लेकिन पिताजी सरकारी कर्मचारी होने के नाते उन्होंने मुझे डांटा और वही क्या कर दिया है, रोक दिया है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं उस आंदोलन में नहीं गया। तो इस पाठ में यहाँ तक हम देखते हैं कि अमृतलाल नागर जी ने उनका जो जीवन काल है, आरंभ काल है, उस आरंभ काल में जो लेखन कार्य किया, उस लेखन कार्य में उन पर कोई किसी का आदर्श नहीं था, लेकिन उनका सबसे पहला शौक जो था वो पढ़ने का, और पढ़ने की वजह से उन्होंने अनेक लेखकों के, उपन्यासकारों के, कहानीकारों के, कवि हो इनके लेखन कार्य उस काल में जिन्होंने लेखन कार्य किया है, उन लेखन कार्य को उन्होंने सबसे ज़्यादा पढ़ा। और पढ़ने के बाद उन्होंने सबसे पहली कविता लिखी, कब लोग कहीं लाठी खाए, यह लिखी। उसके बाद सामाजिक कार्यों में उनकी पहली कहानी छपी 1933 में। उस कहानी का नाम था अपशकुन। उस बार उन्होंने आंदोलन में भाग लेने से उन्हें पिताजी ने रोका। गरीबों के प्रति उनका दया भाव और समाज में से उभरी उनकी पहली कहानी वो है प्रायश्चित। इसका प्रमाण है। और उनके ऊपर हुए परिवार के संस्कार, यानी पिताजी के पास होने वाला जो एक अद्भुत गुण है, उस अद्भुत गुण था कि वे किसी के भी दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इससे वे प्रभावित हुए और उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन जो था, उस आंदोलन में भी उन्होंने क्या कर लिया है, भाग लेने से उनके पिताजी ने उनको रोका। हम यही रुकते हैं और इस पाठ में हम आगे का जो भाग है वो भाग 2 में लिखेंगे।
और इस पाठ पर कुछ जो सवाल होंगे वह हम आगे देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यह आप वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद छात्रों।